Welcome to Saraswati IAS. I hope you are doing fine. So let's start our daily quiz. Our first question is with regard to Great Barrier Reef, consider the following statement. ये क्वेश्चन मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया हुआ है और क्वेश्चन देखिए यूनेस्को अभी हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और यूनेस्को पे कई सारे क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और जो अभी देखेंगे जो लिवरपूल है यूके का जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है यूनेस्को की, उन्होंने डिसाइड किया है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट से अब बाहर हो जाएगा, हो गया है। और ग्रेट बैरियर रीफ है वो वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर लिस्ट में शामिल हो गया है। इन सारे पे मैंने काफ़ी ज़्यादा आपसे क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब ग्रेट बैरियर रीफ अभी द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया था, तो ग्रेट बैरियर रीफ पे हम कुछ स्टेटमेंट लिए हैं, उसमें से सही स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। इट फेसेस मेजर थ्रेट ड्यू टू वार्मिंग ऑफ ओशंस। ओशन के वार्म होने से ये मेजर थ्रेट अपने महसूस हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा मेजर थ्रेट हो रही है उसको। इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट रीफ इकोसिस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा ये पहला रीफ इकोसिस्टम था जो पहली बार रिकॉग्नाइज्ड किया गया था यूनेस्को द्वारा। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तीनों स्टेटमेंट इसके लिए ग्रेट बैरियर रीफ के लिए सही है, डी ऑप्शन इसमें सही है। ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर लिस्ट में है और ऑस्ट्रेलिया का आप भी देख रहे होंगे कलर्ड पोर्शन वाले जितना है यही आपका GBR है, मतलब ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ में मैंने आपको 3 स्टेटमेंट दिए थे, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के जैसा लिया करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया हुआ है। ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी काज्ड बाय, मतलब अगर किसी भी सामान का अगर जनरल प्राइस अगर बढ़ जाता है तो किन कारणों की वजह से बढ़ता है, ये मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है। क्या इनमें से स्टेटमेंट सही है? तो पहला है इंक्रीज इन इनकम लेवल, मतलब इनकम लेवल आपका अगर बढ़ जाए तो क्या उससे जनरल प्राइस है जो बढ़ जाएगा किसी भी वस्तु का। या फिर लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर किसी आप लोन वगैरह लेते हैं और इंटरेस्ट रेट अगर कम रहे तब क्या आपका प्राइस बढ़ सकता है। और इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत एग्जॉर्बिटेंटली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो क्या उसके कारण देखिए अगर आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है तो आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, आप मार्केट में जाके ज़्यादा सामानों को ज़्यादा वस्तुओं को क्या करेंगे खरीदेंगे। इससे क्या होगी, मान लीजिए कि इनकम लेवल आप ही की नहीं अगर सबकी बढ़ती है तो सबके पास पैसा होगा, खरीदेंगे तो फिर क्या सामान जो भी अगर कोई भी एक मोबाइल भी अगर खरीदता है, अगर मोबाइल की कमी हुई तो प्राइस उसके बढ़ते जाएंगे। तो इनकम लेवल भी एक फैक्टर डिसाइड करता है प्राइस के बढ़ने में। लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर आप लोन वगैरह लेते हैं काफ़ी आसानी से, अगर आपको अगर कम पैसे अगर इंटरेस्ट रेट उसका कम रहेगा तो आप लोन ज़्यादा लेंगे, आपके पास मनी आएगी, फिर आप उसके मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जो भी सामान वगैरह जो भी अगर नॉर्मल मोबाइल को ही लेते हैं आप ज़्यादा खरीदेंगे तो इससे भी प्राइस क्या होंगे बढ़ेंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो फिर ये जनसंख्या बढ़ेगी तो वस्तुएं तो लिमिट में रहेंगे, उनकी एक प्रोडक्शन हो रही है तो फिर उनके क्या होना खरीदने की पावर बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा अगर खरीदा जाएगा तो इससे भी प्राइसेस क्या होंगे बढ़ेंगे। तो तीनों फैक्टर जनरल प्राइस मतलब इंक्रीज करने के लिए जनरल लेवल प्राइस को तीनों फैक्टर ये क्या करते हैं कॉज करते हैं। तो डी स्टेटमेंट इसका भी सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज आर पार्ट ऑफ द मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव। देखिए मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, ये मैंने PIB से लिया हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव का पार्ट है। पहला है थाईलैंड, दूसरा है चाइना, तीसरा है वियतनाम और चौथा है बांग्लादेश। अगर देखिए आपके साथ मैंने एक मैप भी डिस्कस किया, जितने भी ब्लू पोर्शन वाले कंट्रीज़ हैं, जितने भी ब्लू कलर्ड वाली कंट्री हैं, ये सारे मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव के मेंबर हैं। थाईलैंड देखेंगे, चाइना आपको इसमें देखेगा ये जो चाइना है ये तो इसका पार्ट ही नहीं है क्योंकि ये ब्लू पोर्शन नहीं है। फिर आपका बांग्लादेश, ये रहा आपका बांग्लादेश भी इसका पार्ट नहीं। जितने ब्लू कलर्ड वाले हैं वही हैं, तो केवल आपका बी ऑप्शन 1 और 3 इस हिसाब से ये सही है। आप देखेंगे मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन जो MGC है ये 6 कंट्री मिलके बनाए हुए हैं। पहला कौन सा है, एक तो इंडिया और +5 है, ठीक है, +5 आसियान कंट्री, जैसे कि हम देख लेंगे ये म्यांमार, फिर आपको वियतनाम देखने को, फिर थाईलैंड आपको देखने को, फिर लाओस, फिर कंबोडिया, ये सारे 5 आसियान कंट्री और एक इंडिया मिलके मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव को बढ़ाते हैं। ये टूरिज्म उसमें बढ़ेगी, कल्चर और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इन सभी कंट्रीज़ में ज़्यादा अच्छा इन्हांस होगा। मेकॉन्ग गंगा मतलब मेकॉन्ग इस पार्ट में एक नदी बढ़ती है मेकॉन्ग, और ये जो अपना गंगा है इन दोनों से मिलकर मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव को डेवलप किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, ये द हिंदू न्यूज़पेपर्स है। अभी आप देखेंगे निजीकरण काफ़ी ज़्यादा न्यूज में, हर जगह कई बुद्धिजीवी ऐसा कह रहे हैं कि निजीकरण
भारत के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो जाए। कई बुद्धिजीवी ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, निजीकरण होना चाहिए, इससे क्या होगा कि हमें मॉडर्नाइज और फैसिलिटी हमारी बढ़ेगी। तो प्राइवेटाइजेशन पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिए हुए हैं, आप बताइए स्टेटमेंट कौन सा सही है। क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज मेनली टू, पहला स्टेटमेंट है टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसे बढ़ाने के लिए, बढ़िया करने के लिए, जो पैसे की लेन देन है उसे अच्छा करने के लिए। टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण बढ़ाने के लिए। तीसरा, टू अट्रैक्ट इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं। ये देखिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करते हैं, निजीकरण आप करते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर तो आएंगे ही, वो इन्वेस्ट करेंगे, मॉडर्नाइज्ड होगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, गवर्नमेंट को ज़्यादा फाइनेंशियल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने पड़ेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, फिर कुछ भी मॉडर्नाइज करने के लिए वो प्राइवेट प्लेयर देख लेंगे। इससे क्या होगा कि जो विदेशी निवेश हैं जब प्राइवेट करेंगे उन्हें अच्छा लगेगा तो वो भी निवेश करेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सरस्वती IAS मॉक टेस्ट से लिया हुआ है। क्वेश्चन है विथ रिगार्ड टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब ब्रिटिश कॉलोनियल थे, जब ब्रिटिश थी, तो उनके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है हमें बताना है। पहला है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड, मतलब ऐसे बहुत जितने भी लोग थे उस समय, वो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर हम लोग की पहली प्रियोरिटी रहती थी पहले। अभी तो कुछ इंडस्ट्री वगैरह आ गए हैं तो हम लोग थोड़ा एग्रीकल्चर को साइडलाइन कर दिया, लेकिन एग्रीकल्चर पहले पहली प्रायोरिटी पे थी और वही लाइवलीहुड के लिए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्री उसी पे डिपेंड रहती थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हेल्प्ड फार्मर इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए जब एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया तो कमर्शियलाइज तो किया गया, लेकिन एक उससे पहले हम लोग फूड क्रॉप्स वगैरह बोया करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश आई और उसे कमर्शियलाइज करी तो फूड क्रॉप्स को बंद कर दी और उन्होंने कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया। कैश क्रॉप में अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उन्होंने कॉटन, कॉफ़ी, स्पाइसेस, टी, ये सारे पोर्शंस आपको और सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये सब बोना स्टार्ट हो गया। और ये क्या करते थे, अपने इस सारे प्रोडक्शंस को करके यहाँ पे वो लोग मतलब खेती वगैरह यहाँ पे कराते थे और इसे फिर ब्रिटेन में ले जाके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते थे। फिर वहाँ से जब प्रोडक्ट को फिनिश कर देते थे, मतलब लास्ट उसकी जब परचेजिंग उसे बेचना उतना होता था, तो फिर इंपोर्ट करके इंडिया में लाते थे। तो इससे क्या हुई कि वो पैसा जब यहाँ पे प्रोडक्शन कराते थे, जब यहाँ पे रॉ मटेरियल तैयार कराते थे तो पैसा कम देते थे, लेकिन जब फिनिश प्रोडक्ट आती थी तो उसके प्राइसेस काफ़ी हाई रहा करते थे। तो इससे इकोनॉमिक कंडीशन तो एग्रीकल्चर का हुआ ही नहीं, फार्मर को हमारे यहाँ बदला ही नहीं, क्योंकि वो सामान तो सस्ते पे देते थे लेकिन लेते थे उसका फिनिश प्रोडक्ट काफ़ी महंगे दाम पे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, केवल ये ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यूपी PCS से लिया हुआ है। देखिए यूपी PCS ये 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, मतलब अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना रहे तो हमारे पृथ्वी पे नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहेगा, एवरेज टेम्परेचर क्या रहेगा। तो पहला है 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री। देखिए अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर पृथ्वी पे ना रहे तो -80 डिग्री सेल्सियस अपना नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर रहेगा, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ह्यूमन सर्वाइवल इसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जब देखिए आप देख रहे होंगे इस समय फिगर में, फोटो में आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, जो सन है इसमें जब लाइट आती है तो ग्रीन हाउस के कारण ये ट्रैप हो जाती है। कुछ लाइट तो चली जाती हैं लेकिन कुछ लाइटें यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं। जब ट्रैप हो जाती हैं तो वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आ जाती है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हमें सर्वाइवल में भी अच्छा रहेगा। अभी नॉर्मल अगर मान लीजिए -3 भी जाता है तो हम लोग ठंड में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। -3 तो जाता ही नहीं है, जब हम लोग पहाड़ों वगैरह पे जाएंगे तो ही जाएगा। नॉर्मल आप प्लेन एरिया में इसे नहीं देखेंगे, 0 या फिर आप यही सब मिनिमम 0 तक देखेंगे तो हम कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ग्रीन हाउस काफ़ी अच्छा प्ले रोल करता है। और क्वेश्चन था कि अगर ग्रीन हाउस ना रहे तो एवरेज टेम्परेचर क्या रहेगा, तो इसके लिए बी ऑप्शन आपका सही है, -18 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने यूपी PCS 2020 से लिया। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन, मतलब कि ह्यूमन की ब्रेन बारे में हमने 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमने नहीं, ये यूपी PCS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। हार्ट बीट को रेगुलेट करने में ह्यूमन ब्रेन एक रिस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलेट करता है।
दूसरा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, मतलब कि अगर बॉडी को बैलेंस करता है ह्यूमन ब्रेन के द्वारा। आप देखिए जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो दूसरे स्टेटमेंट पे आपका तुरंत क्लिक कर जाएगा कि सही है, लेकिन हार्ट बीट पे जब आएगा तो आप थोड़ी सी इस पर कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ह्यूमन ब्रेन भी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेट करने के लिए हार्ट बीट को, मतलब ये पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपके बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मैंने 2020 से ही लिया हुआ है, यूपी पीसीएस का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, मतलब कि इन चारों में से किनके लिए हमें पार्लियामेंट की कोई रोल नहीं होती है। अगर उन्हें रिमूव करना है, किसी भी पर्सन को अगर उसमें से रिमूव करना है तो हमें किसके लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला है जज ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, चौथा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए आप जब चेयरमैन ऑफ यूपीएससी आएंगे तो प्रेसिडेंट इनको डायरेक्टली बिना पार्लियामेंट के किसी रोल से प्रेसिडेंट क्या करती है, इन्हें रिमूव कर देती है। लेकिन रिमूव ऐसे नहीं कर देती है, मिसबिहेवियर के कंडक्ट पे ये इन्हें रिमूव किया जाता है। और मिसबिहेवियर चेक कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि क्या जो चेयरमैन हैं वो मिसबिहेवियर किए हैं कि नहीं किए हैं, और फिर ये रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि इन्होंने ऐसा किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ है, तो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। लेकिन आप जब इन तीनों पे जाएंगे, मतलब कि जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी के, तो इनमें पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से एक रिसोल्यूशन पास होगी, और रिसोल्यूशन पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। जब रिसोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगी तो फिर प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर पाएंगे। तो इनमें आपका देखिए केवल डी, ओनली 3 ऑप्शन ही करेक्ट है, और इसमें सी जो और जो तीनों हैं उनमें पार्लियामेंट प्ले रोल करती है उन्हें रिमूव करने में लिए, क्योंकि उनके द्वारा रिसोल्यूशन पास कराया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, मतलब कैबिनेट सचिवालय का इनमें से कौन सा पार्ट है जो सही है। पहला स्टेटमेंट है प्रिपरेशंस ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, दूसरा है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटी, तीसरा है एलोकेशंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। देखिए पहला है ये प्रिपरेशन, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो प्रिपरेशन करता है एजेंडा, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग के लिए, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और फिर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा। लेकिन जो एलोकेशन है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, जो प्रोविजन है बजट का उसके अनुसार से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जितने भी फंड वगैरह रहते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहते हैं, वही एलोकेट करती है, ना कि कैबिनेट सेक्रेटरीट नहीं करती है। तो केवल आपका सी ऑप्शन 1 and 2 सही है। ये अपने सारे क्वेश्चन थे, आप सारे क्वेश्चन को मॉक टेस्ट से चले करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आपको इस तरह कराता हूँ कि आपको डिजाइन समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे डिजाइन होते हैं यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, आप सभी को हमें आशा है कि अच्छे क्वेश्चन थे, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।